आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में हम बताएंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, इसका क्या महत्व है और वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। यह पृथ्वी के मौसम और जलवायु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि जल वाष्प ही बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम आदि के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है, यानी वाष्प की जो मात्रा होती है, ठीक है, जल के वाष्प की जो मात्रा होती है, उसे हम वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के मौसम और जलवायु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, ये पृथ्वी और जलवायु का जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो मौसम और जलवायु एक अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं? वायुमंडल के, यानी पृथ्वी के। ठीक है, तो जिसके कारण से कई सारी मौसमी दशाएं जो होती हैं वो घटती हैं, जैसे कि वर्षा का होना। ठीक है, वर्षा का होना जो है वो बादल का निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, पहले बादल का निर्माण और वर्षा का होना। ठीक है, हिम का निर्माण होना, फॉग का निर्माण होना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो वायुमंडलीय जलवाष्प के कारण यानी वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है वो एक महत्वपूर्ण घटक होती है और कई सारी मौसम की घटनाएं जो इसके अंतर्गत घटित होती हैं, जैसे कि जल वाष्प ही बादल होता है, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम आदि के निर्माण में मुख्य भूमिका जो है वो निभाते हैं। ठीक है, तो जल वाष्प के द्वारा यानी ह्यूमिडिटी के द्वारा, वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा ही जल वाष्प का बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम आदि का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, आर्द्रता का स्तर न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि मानव जीवन, कृषि, उद्योग तथा स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो आर्द्रता का स्तर न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि मानव जीवन, कृषि, उद्योग तथा स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों पर इसका गहरा प्रभाव जो है वो देखा जाता है। ठीक है, आर्द्रता का अर्थ और महत्व की बात करें, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें। ठीक है, आर्द्रता का अर्थ और महत्व की बात करें तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति सूर्य के ताप को महासागरों, नदियों, झीलों और भूमि से होने वाले वाष्पीकरण तथा पौधों द्वारा किए जाने वाले वाष्पोत्सर्जन एंड ट्रांसपायरेशन के कारण होती है। जब जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है और अंततः वर्षा के रूप में पुनः धरती पर लौट आता है। इस प्रकार आर्द्रता जो है वो जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो वह जो आर्द्रता होती है वो एक महत्वपूर्ण भाग होती है जल चक्र का, यानी वाटर साइकिल का। कैसे कि क्योंकि वाटर साइकिल जो है वो जो जल होता है, नदियों का जल, तालाबों का जल, समुद्र का जल, ये जो है वो वाष्प रूप में जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो वायुमंडल में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं,
ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो है जल वाष्प जो है वो वायुमंडल में आकर के बादल का निर्माण करते हैं और बादल के द्वारा फिर संघनन प्रक्रिया द्वारा फिर से वर्षा होती है। इस प्रकार से जो है वो जल चक्र का निर्माण जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता यानी जल वाष्प के द्वारा जो है वो होता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के द्वारा होती है वो है वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। ठीक है, अब बात करेंगे आर्द्रता का महत्व। कई बिंदुओं में हम बता सकते हैं कि आर्द्रता का महत्व क्या क्या होता है। ठीक है, यह वर्षा अन्य जलवायु घटनाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या करती है? वर्षा और अन्य जो जलवायु घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करती है। यह तापमान के संतुलन में सहायक होती है। क्या इंपॉर्टेंट है? तापमान के नियंत्रण में सहायक होती है। ठीक है, कि जैसे कि जो जलवाष्प होती है, ठीक है, जलवाष्प जो है वातावरण के तापमान को कम कर देती है, अर्थात वातावरण को ठंडा कर देती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ठंडे क्षेत्रों से जब हवा चलती है तो उसके साथ जो है वो ठंडे जलवाष्प के कण होते हैं, जिससे गर्म क्षेत्र में जब हवा प्रवेश करती है तो वहाँ के वातावरण को जलवाष्प ठंडा कर देती है, जिससे कि हवा क्या होती है? ठंडी हो जाती है और वहाँ का तापमान जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जलवाष्प के द्वारा जो है वो तापमान का नियंत्रण होता है, तापमान का संतुलन जो होता है वो बना रहता है। यह जीव जंतुओं और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह जो आर्द्रता है वो जीव जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? कि पौधे जीव जंतु वातावरण से ही सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हवा होगी वातावरण में, जलवाष्प अच्छी होगी तो हवा शुद्ध होगी और उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा। ठीक है, और जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को एक निश्चित तापमान चाहिए बढ़ने के लिए, फूलने फलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जलवाष्प जो है वो तापमान को नियंत्रित करके रखती है, जिससे कि ये चीज़ें जो है वो आसानी से सुलभ हो पाती हैं। यह मौसम पूर्वानुमान में सहायक होती है। ठीक है, तो जो आर्द्रता होती है वो मौसम के पूर्वानुमान में भी सहायक होती है। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हम वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इसके महत्वपूर्ण योगदान है, इसके महत्व है। आर्द्रता के प्रकार की बात की जाए, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 3 प्रकार से। पहली क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता से आशय वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा से है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। यह केवल जलवाष्प की मात्रा को दर्शाती है, तापमान का इसमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें तो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता से आशय किससे होता है? वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा से है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर ग्राम प्रति घन मीटर क्यूब में मापा जाता है। ठीक है, यह केवल जलवाष्प की मात्रा को दर्शाती है, तापमान का इसमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है, जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? विशिष्ट आर्द्रता से तात्पर्य वायु के कुल भार में उपस्थित जल वाष्प के भार के अनुपात से है। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। यह अधिक स्थिर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह अधिक स्थिर जो है वो मानी जाती है, क्योंकि यह तापमान और दाब में परिवर्तन को प्रभावित करती है। ठीक है, यह तापमान और दाब में क्या होती है? परिवर्तन करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और सबसे स्थिर जो है वो ह्यूमिडिटी मानी जाती है, जिसे हम विशिष्ट आर्द्रता जो है वो कहते हैं। और ये जो है वायु के कुल भार में उपस्थित
जल वाष्प के भार के अनुपात से है, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है, जिसे हम विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं। तीसरी जो आर्द्रता होती है वो है सापेक्ष आर्द्रता, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे अधिक उपयोग में आने वाला माप है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है जिसका उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक जो है जिसका मेज़र किया जाता है, माप किया जाता है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यह बताती है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस अधिकतम मात्रा का कितना प्रतिशत है जो वायु उस तापमान पर, ठीक है, जो वायु उस तापमान पर धारण कर सकती है, इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और यह जो है वो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, ठीक है, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा है उसे अधिकतम मात्रा का कितना प्रतिशत जो है वायु उस तापमान पर धारण कर सकती है, यानी कि जो जल वाष्प की मात्रा है उसका कितना प्रतिशत जो है वो वायु जो है वो अपने तापमान के अंतर्गत उसको धारण कर सकती है, उसे हम इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि सापेक्ष आर्द्रता 70% है तो इसका अर्थ है कि वायु अपनी क्षमता का 70% जल वाष्प धारण कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो मतलब कि सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायु के अंतर्गत कितने प्रतिशत जो है वो जल वाष्प की मात्रा धारण की जा रही है, वही उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। मान लीजिए सापेक्ष आर्द्रता 70% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल वाष्प में कि हवा में जो जल वाष्प की मात्रा है वो 70% है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा मेज़र के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग की जाने वाली माप होती है वो कि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो प्रयोग की जाती है, ठीक है। आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करें, ये हेडिंग है, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें कि ह्यूमिडिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित में जैसे तापमान, ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो तापमान जितना अधिक होगा वायु उतनी अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है, ठीक है। तो तापमान जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो वायु जो है वो जल वाष्प की मात्रा को धारण कर सकती है। वाष्पीकरण के स्रोत की बात करें, सोर्सेज ऑफ इवापोरेशन, तो समुद्र, झील, नदियाँ आदि के पास आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है। तो समुद्र, झील, नदियाँ जो है इसके पास जो है वो इसके पास जो है वो आर्द्रता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं कि जल वाष्प की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, ठीक है, तालाब होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, जल वाष्प की मात्रा जो है अत्यधिक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे वहाँ पर हवा में जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। पवन की दिशा और गति की बात करें तो पवन की दिशा और गति भी आर्द्रता को प्रभावित करती है, अधिक आर्द्रता लाती है, जबकि स्थलीय पवनें शुष्क होती हैं। ऊंचाई की बात करें कि ऊंचाई किस प्रकार से जो है वो आर्द्रता को प्रभावित करती है, तो ऊंचाई बढ़ने पर आर्द्रता सामान्यतः कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने पर आर्द्रता क्या होती है कि कम हो जाती है, ठीक है। वनस्पति यानी वेजिटेशन की बात करें तो अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन के कारण आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है। तो जहाँ वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे कि वाष्प वहाँ ज़्यादा होती है, जिससे कि वहाँ पर वनस्पतियाँ वाले क्षेत्रों में, पेड़ पौधे वाले क्षेत्रों में आर्द्रता जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। आर्द्रता को मापने के उपकरण की बात करें, ठीक है, ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आर्द्रता को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता को मेज़र करने के लिए कई सारे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापने का सामान्यतः उपकरण है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता को मापने का सामान्यतः उपकरण है, ठीक है।
साइक्रोमीटर, इसमें 2 थर्मामीटर होते हैं, गीला सूखा, जिनकी सहायता से सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, साइक्रोमीटर की बात करें तो इसमें 2 थर्मामीटर होते हैं, गीला होते हैं और सूखा, जिसकी सहायता से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोग्राफ की बात करें तो यह समय के साथ आर्द्रता का रिकॉर्ड बनाता है। क्या करता है? हाइग्रोग्राफ समय के साथ जो है वो आर्द्रता का क्या करता है? रिकॉर्ड बनाता है, इसे हाइग्रोग्राफ जो है वो कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता और मौसम की बात करें, ह्यूमिडिटी एंड वेदर की बात करें तो आर्द्रता का मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बादल अधिक बनते हैं और वर्षा भी संभावना अधिक रहती है, वहीं कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मौसम क्या होता है? शुष्क रहता है। ठीक है, तो आर्द्रता का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आर्द्रता जो है वो मौसम पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या डालती है? गहरा प्रभाव डालती है। जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ पर आर्द्रता कम होती है वहाँ पर मौसम क्या होता है? शुष्क बना रहता है, और वहाँ पर बरसात क्या होती है? कम होती है। वर्षा की संभावना क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, उच्च आर्द्रता की बात करें, हाई ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो उमस भरा मौसम, पसीना अधिक असुविधा। ठीक है, तो उच्च आर्द्रता की बात करें, हाई ह्यूमिडिटी तो उमस भरा मौसम होता है। कैसा होता है? उमस भरा, जैसे पसीना आना, अधिक असुविधा होना, इसका मतलब क्या है? हाई ह्यूमिडिटी क्या है? अधिक है। कम आर्द्रता की बात करें, लो ह्यूमिडिटी की, जैसे शुष्क त्वचा होती है, ठंड का अधिक अनुभव होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? लो ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है वहाँ पर बादल अधिक बनते हैं और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के आर्द्रता का प्रभाव जो है वो पड़ता है। आर्द्रता और मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब बात करेंगे कि आर्द्रता का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव के जीवन पर, जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन हीट, तो अधिक आर्द्रता से घुटन, थकान, त्वचा रोग हो सकते हैं। आर्द्रता अधिक होगी तो जैसे घुटन होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, गर्मी अधिक आती है, पसीना अधिक लगता है, थकान अधिक लगती है, घुटन होती है, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और कम आर्द्रता से क्या होती है? त्वचा शुष्क हो जाती है, सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारे प्रभाव जो है वो मानव पर पड़ते हैं। असुविधा स्तर हो जाती है कि मनुष्य के लिए जो है वो 40 से 60% सापेक्ष आर्द्रता सबसे आरामदायक मानी जाती है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए सबसे जो आरामदायक आर्द्रता होती है वो 40 से 60% होती है। ठीक है, मतलब कि 40 से 60% जो आर्द्रता होती है वो मानव के लिए कंफर्टेबल होती है। उसमें मानव आराम से सांस ले सकता है, आराम से बैठ सकता है, कोई थकान नहीं महसूस होता है। तो नॉर्मल जो ह्यूमिडिटी है वो 40 to 60% होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि पर प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पर, यानी पर कृषि पर सापेक्ष आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्द्रता फसलों की वृद्धि और रोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, आर्द्रता जो होती है वो फसलों की वृद्धि को प्रभावित करती है और रोगों की वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिक आर्द्रता से फफूंद और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर आर्द्रता क्या होगी? ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो फंगस का, बैक्टीरिया का, तमाम प्रकार के सूक्ष्म पौधों का, यानी पौधों की बीमारियों का प्रकोप क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, और कीटों का भी प्रकोप। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह के लिए सर्वाइव होती है। तो हाई ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर उसमें अधिक होता है, जिससे कि तमाम प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजेंस की वृद्धि अधिक होती है, और जो इंसेक्ट होती हैं, इंसेक्ट का प्रकोप भी फसलों में ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर शुष्क मौसम है तो उसमें फिर जो है फसलों पर इसका प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। आर्द्रता और उद्योग की बात करें तो कई उद्योगों में आर्द्रता का विशेष महत्व होता है। वस्त्र उद्योग में धागों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियंत्रित आर्द्रता आवश्यक है। कागज उद्योग में आर्द्रता का संतुलन जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अधिक आर्द्रता उपकरणों का नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारे इसके उपयोग हैं। और बात करेंगे आर्द्रता और पर्यावरण के बीच की क्या संबंध होता है। तो आर्द्रता और पर्यावरण, ठीक है, आर्द्रता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है
और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्द्रता के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है, जिससे जल संसाधनों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो आर्द्रता और पर्यावरण के बीच बात क्या, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में। तो आर्द्रता पर्यावरण संतुलन को क्या करती है, बनाए रखने में सहायक होती है। या पृथ्वी के तापमान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्द्रता के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है, जिससे जल संसाधनों की क्या होती है, पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आर्द्रता और पर्यावरण के बीच में संबंध होता है। आर्द्रता और वर्षा का क्या संबंध होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आर्द्रता और जो है मौसम का यानी वर्षा का क्या संबंध होता है, तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और वह संतृप्त हो जाती है, तो जलवाष्प संघनित होकर के बादल बनाता है। जब यह संघनन बढ़ जाता है तो वर्षा होती है। इस प्रकार आर्द्रता वर्षा का मूल कारण होती है। तो आर्द्रता और वर्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है कि आर्द्रता के द्वारा ही जो है वर्षा होती है। ठीक है, तो जो जल जो है वो नदियों का जल, ठीक है, तालाब का जल, समुद्र का जल, वनस्पतियों और पेड़ पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे जो जलवाष्प निकलती है वो हवा में वायुमंडल में जाकर के बादल का निर्माण करती है। यानी संघनन की प्रक्रिया होती से बादल बनता है। फिर संघनन के अधिक संघनन होने के कारण जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जल चक्र चलता रहता है और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके आर्द्रता के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आर्द्रता के द्वारा ही वर्षा का सीधा संबंध होता है और आर्द्रता के द्वारा ही जो है वो वर्षा होती है। यानी आर्द्रता जो होती है वो वर्षा का मूल कारण होती है। ये आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता और तापमान का क्या संबंध होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो तापमान और आर्द्रता का गहरा संबंध है। गर्म वायु अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। ठीक है, तो गर्म वायु जो होती है वो अधिक तापमान धारण कर सकती है, जबकि ठंडी वायु जो होती है वो कम। इसलिए दिन के समय आर्द्रता कम और रात में अधिक हो सकती है। ठीक है, तो रात में क्या होती है, आर्द्रता अधिक होती है और दिन के समय क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है कि तापमान और आर्द्रता का गहरा संबंध होता है। गर्म वायु क्या करती है, अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, जबकि ठंडी वायु जो है वो कम। ठीक है, तो जो ठंडी वायु होती है वो कम जो है वो जलवाष्प को धारण कर सकती है, लेकिन गर्म वायु जो होती है वो अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है वो दिन के समय आर्द्रता का कम और रात के समय आर्द्रता का जो है वो अधिक हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आर्द्रता और तापमान का जो है वो संबंध होता है। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्द्रता क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है, मानव पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, पेड़ पौधों पर यानी कि आपके जो है वो कृषि पर क्या प्रभाव डालती है और जल चक्र में क्या प्रभाव होता है। ठीक है, आर्द्रता का तापमान से क्या संबंध होता है, हवा से क्या संबंध होता है। तो ये सारे फैक्टर हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। ये एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है वो हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ आप आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।